हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन के बारे में। पाइथन में स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे इनपुट लिया जाता है, कैसे उसके साथ वर्क करना है, कैसे एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर में ब्रेक करना है, कैसे एक जो सेंटेंस है या पैराग्राफ है उसको वर्ड में ब्रेक करना है। बहुत सारी चीजें आएंगी। बहुत थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें आपको पाइथन का स्ट्रिंग का एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रिंग का प्रोग्रामिंग कंप्लीटली समझ में आए और इन फ्यूचर उसमें आप वर्क कर सके तो इस वीडियो के एंड तक बने हुए रहिए। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन को के लिए सबसे पहले हम आरडीएलई को ओपन कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि विदाउट आरडीएलई तो काम हो नहीं सकता, तो पाइथन का आरडीएलई को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ से एक न्यू पेज ले लेंगे। अगर आप लोग को शॉर्टकट पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता दूं, शॉर्टकट होता है न्यू पेज के लिए कंट्रोल एन। यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी एक न्यू पेज आ जाएगा, और अगर आप कंट्रोल एन कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो भी न्यू पेज आ जाएगा। अब स्ट्रिंग में कुछ भी वर्क करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर a इक्वल टू 45 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि 45 इज अ वैल्यू एंड a इज अ वेरिएबल। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ a को और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, रन करने से पहले एक बार सेव कर लेंगे। तो किसी भी नाम से सेव कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, मैं एबीसीडी नाम से सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद जब ये प्रोग्राम रन होगा तो आप इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 45 जो हम ए में स्टोर किए थे वो रिजल्ट आ गया है। इसके बाद मैं प्रिंट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप फंक्शन। और हम लोग जानते हैं कि जो टाइप फंक्शन है वो किसी भी वेरिएबल का जो डेटा टाइप है उसे बता देता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या बता रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ए का डेटा टाइप है वो इंटीजर है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें जो 45 स्टोर किया, 45 एक इंटीजर नंबर है। अगर मैं इसमें कुछ डेसिमल वैल्यू ले लेता हूँ तो आप इसका टाइप देखिए, वैल्यू पे फोकस मत कीजिए, वैल्यू तो एज इट इज आएगा। इसका जो टाइप है ये फ्लोट है। तो हम लोग को ना तो इंटीजर चाहिए ना तो फ्लोट चाहिए, हम लोग को चाहिए एक स्ट्रिंग डेटा टाइप या स्ट्रिंग वैल्यू। तो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हम लोग किसी भी जो कैरेक्टर है या वर्ड है या सेंटेंस है उसे हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट में हम लोग को लिखना है। तो मैं इसे करके दिखाता हूँ, सिंगल कोट से भी एंड डबल कोट से भी। तो अभी मैंने सिंगल कोट यूज किया और इसमें मैं एक कैरेक्टर लिखता हूँ सी। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी str मतलब कि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप बन गया है। और सेम पार्ट को अगर मैं डबल कोट में करता हूँ तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग में बन गया है। अगर आप में से कोई भी इससे पहले पाइथन सीखने से पहले सी प्लस प्लस या जावा किए हैं तो आप लोग को पता होगा कि सी प्लस प्लस या जावा में सिंगल कोट यूज होता है कैरेक्टर के लिए और डबल कोट यूज होता है स्ट्रिंग के लिए। लेकिन क्योंकि पाइथन में कैरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो स्ट्रिंग ही होता है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी मीन्स मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कैरेक्टर और स्ट्रिंग में बात कर रहा हूँ। तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग का जो कैटेगरी है उसमें कैरेक्टर कैटेगरी को हटा दिया गया और कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग में ही ले लिया गया है। तो इसलिए आप सिंगल कोट में लिखेंगे तो भी वो स्ट्रिंग होगा, डबल कोट में लिखेंगे तो भी वो स्ट्रिंग ही होगा। ओके नाउ अभी हम लोग कुछ वर्ड के साथ वर्क करके देखते हैं। मैं इसके लिए डबल कोट ही यूज करूंगा, सिंगल कोट में यूज नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा भी एक हैबिट बना हुआ है जावा और सी प्लस प्लस से कि डबल कोट स्ट्रिंग के लिए होता है। तो मैं आगे जो भी प्रोग्रामिंग बनाऊंगा मैं डबल कोट के लिए करूंगा। मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कैरेक्टर सिंगल कोट यूज कीजिए, डबल कोट यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम बिहेव करेगा। इसके बावजूद भी मैं डबल कोट का ही यूज करूंगा, तो आगे से कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मैं जैसे अभी यहाँ पर पहले कैरेक्टर लिया था, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर लिया था, कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है, ओके, सिंगल कैरेक्टर लिया था। अभी मैं एक वर्ड के साथ दिखाता हूँ तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज ए स्ट्रिंग ही आएगा। अब मैं इस वर्ड को कन्वर्ट करता हूँ एक सेंटेंस में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज माई कंप्यूटर। तो ये एक सेंटेंस हो गया, सिंगल सेंटेंस, और यहाँ भी ये एक स्ट्रिंग की तरह ही बिहेव करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग पैराग्राफ लिखना है तो क्या करेंगे। तो पैराग्राफ हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, या तो मैं कंटिन्यू लिख लेता हूँ, जैसे दिस इज माई कंप्यूटर लिखे एंड इसके बाद लिखते हैं दिस इज माई स्ट्रिंग टेस्ट। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज जैसे एक सिंगल सेंटेंस आया था वैसे ही डबल सेंटेंस आ जाएगा। बट क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग को लाइन चेंज करके लिखना तो क्या करेंगे, मतलब हम चाहते हैं कि ये एक नेक्स्ट लाइन पे रहे और उसको भी मैं स्टोर कर लूँ तो क्या होगा। तो अगर इसे हम लोग डबल कोट के साथ वर्क करेंगे तो ऐसे में ये एरर आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिपल कोट लगाएंगे। ओके, इस तरह से 3 बार लगाएंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर मैं इसे सिंपली इस तरह से यूज करूँ तो ये कमेंट बन जाता है, राइट।
एक कमेंट बन जाता है, मतलब इसको एग्जीक्यूट नहीं करता पाइथन प्रोग्राम। जैसे मैं यहाँ पर इस पार्ट को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये कुछ भी रन नहीं होगा, ब्लैंक आएगा, बिकॉज ये कमेंट है और कमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वो जस्ट नोट्स बनाने के लिए होता है। बट सेम चीज़ को, सेम वैल्यू को अगर मैं किसी वेरिएबल में लिख देता हूँ तो अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस टाइम में अगर ए को प्रिंट करूँ एंड ए का डेटा टाइप को प्रिंट करूँ तो दोनों में ही हम लोग को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा। कुछ ना कुछ क्या, हम लोग जानते हैं ए जो है वो स्ट्रिंग बन गया है, तो पहले तो पूरा सेंटेंस एज इट इज आएगा और उसके बाद हम लोग को जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग वो भी दिख जाएगा। तो इस तरह से ट्रिपल कोड भी वर्क करता है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि सिंगल कोड डबल कोड में कोई फर्क नहीं है, तो अगर आप इसके 3 बार सिंगल कोड भी देते हैं तो भी ये एज इट इज ही वर्क करेगा, ये कुछ अलग इफेक्ट नहीं देगा। तो जितने भी फिक्स मेथड था, मतलब डायरेक्टली वैल्यू लेने का प्रोसेस, वो मैंने आप लोग को बता दिया। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रिंग है तो डबल कोड या ट्रिपल कोड के अंदर सिर्फ मतलब वर्ड या सेंटेंस ही हो या पैराग्राफ हो। हम लोग चाहे तो डबल कोड के अंदर किसी वैल्यू को भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये वैल्यू इंटीजर की तरह बिहेव बिल्कुल नहीं करेगा, ये एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। ये आप देख लिए। और अगर मान लीजिए मैं इसको एडिशन करता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से 2 वैल्यू लेता हूँ अलग अलग वेरिएबल में और इसको मैं ऐड करता हूँ, 5 लेते हैं, ऊपर में 4 ले लेते हैं, तो ऐसे तो एज ए इंटीजर अगर हम लोग देखेंगे तो रिजल्ट 9 आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इसे डबल कोट में लिया है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 9 ना आकर 45 आएगा, बिकॉज स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जाता है जब हम लोग प्लस का सिंबल लगाते हैं। तो ये यहाँ पर 4 और 5 इंटीजर की तरह नहीं बल्कि स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग को किस तरह से इनपुट लिया जाए। स्ट्रिंग को इनपुट लेना बहुत ही ईजी है, क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग का प्रोग्राम, अगर स्टार्टिंग का जो वीडियो है आप लोग देखे होंगे तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे नंबर इनपुट लेकर और उसके साथ बहुत डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन किया था। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले जितने भी वीडियो आया था उसे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर याद होगा कि हम लोग ऐसे लिखते थे, पहले तो इंड लिखते थे, फिर उसके ब्रैकेट में इनपुट आता था, फिर हम लोग यहाँ पर एक मैसेज देते थे। हालांकि मैसेज देना कंपलसरी नहीं है, बट क्योंकि प्रोग्राम जो होता है वो ऑलवेज यूजर के लिए बनाया जाता है और अगर हम लोग मैसेज नहीं देंगे तो यूजर उसको पढ़ के समझ नहीं पाएगा कि करना क्या, इसलिए एक इनपुट के साथ मैसेज दे देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर एज इट इज। हम लोग यहाँ पर एक और देंगे एंटर सेकंड नंबर और फिर यहाँ पर सी इक्वल टू प्लस बी करते हैं और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं। सी को मैं नीचे मैसेज कुछ दे नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली सी को प्रिंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू मैं एंटर करता हूँ 9 एंड सेकंड वैल्यू एंटर करता हूँ 5 और ये हो गया 14, जो कि प्रॉपरली इंटीजर नंबर से जो कैलकुलेशन है वो हो गया। तो हम लोग यहाँ पर एक कास्टिंग फंक्शन जो है इंटीजर को यूज कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स कि जो इनपुट फंक्शन है वो डायरेक्टली जो भी वैल्यू आता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अभी थोड़ा सा मैसेज को चेंज करना, यहाँ पर लिखता हूँ एंटर फर्स्ट नेम और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटर लास्ट नेम। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सी इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे और सी को डिस्प्ले कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ राकेश कुमार, इंटर करेंगे तो ये एक साथ आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ये दोनों एक साथ आया मतलब बीच में स्पेस नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा पार्ट है। यहाँ पर हम लोग को एक प्लस लगाना और बीच में एक स्पेस लगा देना, जिससे हम लोग को एक स्पेस मिल जाएगा। क्लियर है? तो इनपुट फंक्शन से हम लोग जो कुछ भी इनपुट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही आता है, तो आप लोग को स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया है कि किस तरह से स्ट्रिंग को डायरेक्टली फिक्स मेथड से लेना है, जो कि हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड से। ठीक है, उसी तरह से फिर हम लोग देखा कि स्ट्रिंग को कैसे इनपुट लेना है। इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग के साथ मैनिपुलेशन करेंगे। पहले तो स्लाइसिंग कर लेंगे। स्लाइसिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, और उसमें हम लोग कंडीशनल बेस देखेंगे कि किस तरह से उसमें डिफरेंट टाइप का स्लाइसिंग होता है। वो सारे पार्ट अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्लाइसिंग के लिए हम लोग चाहे तो इनपुट ले सकते हैं या चाहे तो हम लोग एक फिक्स मेथड से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को बस एक स्ट्रिंग का रिक्वायरमेंट है। तो मैं सिर्फ एक बार मैं इसे इनपुट करके दिखा देता हूँ और उसके बाद आगे जितने भी स्लाइसिंग या प्रोग्राम करेंगे वो सारे को मैं फिक्स मेथड से करने वाला हूँ। बिकॉज होता क्या है
कि अगर मैं बार बार इनपुट लूँगा तो बहुत सारा उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, इनपुट लेने तो ऑलरेडी आप लोग को आता है, तो इसलिए मैं उसे फिक्स्ड जो स्ट्रिंग है उसी के साथ आगे प्रैक्टिकल करूँगा। ओके, तो अभी हम लोग पहला एक तो ले लेंगे इनपुट एंटर। अब यहाँ पर मैसेज में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग। और जो यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल भी हम लोग थोड़ा चेंज कर लेंगे, इसमें अब लिख देंगे st1। st1 क्यों लिखे, क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम ऐसा होगा जहाँ पर मोर देन वन स्ट्रिंग का यूज होगा, देन वहाँ पर st2 3 4 इस तरह से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसका एक नंबर सेट कर दिया स्ट्रिंग 1, st1 फॉर स्ट्रिंग 1। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेरिएबल हम लोग कुछ भी नाम ले सकते हैं कुछ पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए। जैसे हम लोग वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं, कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं, स्टार्टिंग में न्यू नंबर नहीं पुट कर सकते, जैसे st1 लिखे तो हम लोग 1st नहीं लिख सकते। इस तरह से कुछ रूल्स है उसको फॉलो करना होता है, अदरवाइज हम लोग किसी भी टाइप का नाम वेरिएबल में सेट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, नाउ अगर हम लोग प्रिंट करते हैं st1 को, तो अभी हम लोग जानते हैं कि जो इनपुट लेंगे वो एज इट इज आउटपुट आ जाएगा और इसमें कोई दूसरा चेंजेस हम लोग को नहीं देखने मिलेगा। इससे मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिखता हूँ, तो जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा एज इट इज आया, कोई चेंजेस नहीं आया। ओके, नाउ अभी अगर हम लोग को इसको स्लाइसिंग करना तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं यूज करता हूँ st2 को, और एक मैंने मतलब दूसरा वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पर st1 लिखेंगे इक्वल टू के साथ, और यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा, और सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5। ओके, और 5 लिखने के बाद जब मैं प्रिंट करूँगा st2 को, तो क्या रिजल्ट आएगा ये हम लोग को समझना है। अब इसमें मैं वर्ड ले रहा हूँ कंप्यूटर, इसमें t आया। अब t क्यों आया, उसके पीछे रीजन है, इसका जो इंडेक्स नंबर है, c का इंडेक्स नंबर 0 है, o का इंडेक्स नंबर 1 है, फिर इस तरह से 2, ये 3, u4 और जो t है वो 5 है। तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 5 लिखा था, इसलिए जो भी मैंने स्ट्रिंग इनपुट लिया उसमें जो 5th नंबर इंडेक्स नंबर में जो कैरेक्टर है जो कि t है उसे डिस्प्ले किया। समझ में आ गया, ये पार्ट क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आपको आज के सेशन में जो भी डाउट्स होता है उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट्स है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूं। अब आगे के प्रोग्राम को करने के लिए मैं अभी ये इनपुट पार्ट को हटा देता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बार बार मुझे इनपुट लेना पड़ रहा है कोई सेंटेंस या वर्ड, तो मैं उस सेम वर्ड को यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ, सो दैट कि जब रन हो तो डायरेक्टली हम लोग रिजल्ट देखें, बार बार मुझे इनपुट ना लेना पड़े। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को प्रोग्राम देखना है, क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में क्या डिमांड है, इनपुट लेना है या फिर फिक्स मेथड से करना है। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो इनपुट मेथड से ही आता है, आप लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम इनपुट लेके ही करना है, बट अच्छी बात ये रहेगी कि आप दोनों का प्रैक्टिस रखिए, मतलब फिक्स मेथड से करना तो उसका भी प्रैक्टिस रखिए, इनपुट से करना तो उसका भी प्रैक्टिस रखिए। कोई एक को प्रैक्टिस रख के ऐसा भी नहीं करना है कि दूसरे वाले पार्ट को भूल जाए, क्योंकि मिक्स होते हैं। ठीक है, हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इनपुट में आता है, नो डाउट, लेकिन आप लोग को दोनों का प्रैक्टिस रखना है। अब मैं इसको भी एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, देन अब आगे दूसरे टाइप का स्लाइसिंग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग का जो रिजल्ट है t ही आया, बिकॉज हम लोग इनपुट में भी कंप्यूटर लिए थे, और यहाँ पर जो फिक्स्ड वैल्यू है उसमें भी मैंने कंप्यूटर ही लिया है, दूसरा कोई यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पर st2 क्यों लिया गया, st1 में ही हम लोग वर्क क्यों नहीं किए। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम कोई भी st1 में वेरिएबल में कोई दूसरा कैलकुलेशन कर देते हैं या कुछ मैनिपुलेशन कर देते हैं, तो हम लोग का जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो डिलीट हो जाता है। मैं इसे एक बार करके दिखाता हूँ, तो ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर st1 को मैंने प्रिंट किया, तो अब होगा क्या कि यहाँ पर सिर्फ t आएगा, मतलब अभी st1 में t बचा हुआ है, और जो कंप्यूटर मैंने पहले सेट किया था वो डिलीट हो गया। जबकि अगर हम लोग दो अलग अलग वेरिएबल यूज करते हैं st1 एंड st2, तो इससे एक प्रॉफिट क्या होता है कि st1 में जो हम लोग का ओरिजिनल स्ट्रिंग है कंप्यूटर वो एज इट इज रह जाता है, और जो भी चेंजेस आता है वो st2 में आता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जहाँ पर हम लोग को दोनों पार्ट का यूज करना पड़े, मतलब जो ओरिजिनल है उसका भी रिक्वायरमेंट हो और जो मैनिपुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसका भी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो ऐसे केस में अच्छा होता है कि हम लोग दो अलग अलग वेरिएबल पर ही यूज करें। लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसे पढ़ के आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया है या कॉन्फिडेंट है कि आपको दो अलग अलग वेरिएबल का रिक्वायरमेंट नहीं है, एक वेरिएबल से भी काम हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि
सिंगल वेरिएबल वर्क है, मल्टीपल वेरिएबल वर्क है, ऐसे में आप 2 अलग-अलग वेरिएबल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि अगर वो एक सिंगल वेरिएबल का भी वर्क रहता है और अगर आप उससे डबल वेरिएबल में काम कर लेते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम बन जाएगा। तो अगर मन में थोड़ा-सा भी डाउट हो तो आप 2 अलग-अलग वेरिएबल लीजिए। डाउट नहीं है, 100% श्योर है, तो ही आप सिंगल वेरिएबल ले सकते हैं, क्योंकि सिंगल वेरिएबल वाले वर्क को मैं 2 अलग-अलग वेरिएबल से भी कर सकता हूँ, बट जो वर्क डबल वेरिएबल वाले हैं ना, उससे हम लोग सिंगल वेरिएबल में कभी नहीं बना पाएँगे। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया, जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग स्लाइसिंग के लिए मैं 2 अलग-अलग स्ट्रिंग ही लेके चलूँगा, ठीक है? अ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, आगे आपकी मर्ज़ी, आप किसी में करना चाहते हैं, बट मैं अभी आगे जितने भी एक्सपेरिमेंट करूँगा 2 अलग-अलग वेरिएबल के साथ ही करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 5 लिखे हैं, तो अभी 5 ना लिखकर यहाँ पर लिख देते हैं 2, 5। सॉरी। तो आगे अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जैसे 5 लिखे थे वैसे ही 2:5। अब जैसे 2:5 लिखेंगे तो आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं, क्या आ रहा है, MPU आ रहा है। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है कि जो 2:2 हम लोगों ने 5 लिखा था, तो 2 से लेकर 4 तक जो भी कैरेक्टर है उसे डिस्प्ले कर रहा है। जैसे यहाँ पर C 0 है, O 1 है, M 2 है, फिर P 3 है और U 4 है, ठीक है? ये लूप की तरह काम करता है। जैसे लूप वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोग कोई रेंज सेट करते हैं, जैसे 1,6 लिखा है, तो वो 1 से 5 तक चलता है, मतलब जो भी हम लोग रेंज सेट करते हैं उससे एक कम तक चलता है, राइट? तो यहाँ पर भी सेम थ्योरी अप्लाई होता है। जैसे 2 5 लिखे हैं तो हम लोग का जो स्टार्टअप है वो 2 रहेगा और एंडिंग 3 में हो जाएगा। तो 2 से 3 जो भी कैरेक्टर है वो डिस्प्ले होगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, इसको अभी मैं लिख देता हूँ 6 और इसमें लिख देता हूँ 1। यहाँ पर ओ जो है ये 1 है, यहाँ से लेकर आर हम लोग का 7 है, तो यहाँ पर 6 लिखा मतलब 5 तक जाएगा, मतलब टी तक पहुंचेगा, ठीक है? तो हम लोग का जो रिजल्ट होगा वो ओ से लेकर टी तक आना चाहिए। देखते हैं, तो ओ से लेकर टी तक आ गया, क्लियर है? इसके बाद इसमें एक और पार्ट होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं इसका स्टेप। बाय डिफॉल्ट इसका स्टेप 1 होता है। जैसे अगर 1 दे भी देते हैं या 1 ना देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है? मतलब अभी जैसे 1 से 6 लिखे थे तो हम लोग का ओ से लेकर टी तक डिस्प्ले हुआ था, OMPUT। तो अगर इसमें हम 1 लगा भी देते हैं तो भी हम लोग का सेम ही रिजल्ट आएगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो उसका स्टेप होता है वो 1 ही होता है। इसलिए अगर हम लोग कुछ नहीं भी देते हैं तो 1 को ही फॉलो करता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको चेंज करके देखें तो वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे 2 करेंगे तो अब क्या होगा, अब वो जंप करेगा, मतलब पहले 1 को डिस्प्ले करेगा, देन 2 को स्किप करेगा। 1 + 2 3 होता है तो 3 को दिखाएगा, देन 3 + 2 5 होता है तो 5 को दिखाएगा, 2 को और 4 को स्किप कर देगा। तो हम लोग का रिजल्ट आएगा OPT, क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट स्टार्टअप हो गया। सेकंड पार्ट जो है ये एंडिंग पार्ट है, और एंडिंग एग्जैक्टली यहाँ नहीं होता, इससे एक कम में होता है। और थर्ड पार्ट जो है ये स्टेप है, वो स्टेप में आकर आपको फिनिश कर देगा, ठीक है? तो ये था हम लोग का स्लाइसिंग का पार्ट। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव स्लाइसिंग देखे हैं, एज इट इज यहाँ पर नेगेटिव स्लाइसिंग भी होता है। तो नेगेटिव स्लाइसिंग को करने से पहले हम लोग थोड़ा इसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। तो हमारे पास जो अभी वर्ड है वो वर्ड है कंप्यूटर। तो इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्क्रीन पे, कंप्यूटर, ओके। तो अगर हम लोग देखेंगे कि इसका जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसी तरह से इसका जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है वो -1 से स्टार्ट होता है और बैक साइड से स्टार्ट होता है, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8, क्लियर है? अब जैसे मैंने 1 से 6 तक दिखाएगा और स्टेप को फिलहाल के लिए मैं इरेज कर रहा हूँ और इसे 1 से 6 ही रहने देता हूँ। फिर स्टेप भी देख लेंगे हम लोग नेगेटिव में, क्योंकि दोनों पार्ट हम लोग को देखना है, ओके। तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर 1 से 6 है हमारे पास, राइट? तो हम लोग का रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 से 5 आ रहा है, मतलब OMPUT ये आ रहा, राइट? तो देखते हैं इसे एक बार रन करके क्या होता है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो रिजल्ट है वो OMPUT आया। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 से 6 तक सेट किए थे और 6 तक जाता नहीं, एक कम तक जाता है, तो इसलिए 1 से 5 तक डिस्प्ले हो रहा है। एज इट इज अगर हम लोग को सेम वर्क को नेगेटिव के साथ करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, -7 जो है ये O है, तो -7 से लेकर हम लोग को जाना है
टी तक, तो हम लोग को -2 देना होगा, -7 से -2। चलिए अब इसको प्रोग्रामिंग में हम लोग सेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं -7 और यहाँ पर हम लोग देंगे माइनस। तो देखिए हम लोग का जो रिजल्ट आया वो सेम रिजल्ट आया। इस तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करता है। अब इसमें अगर जंप कराना तो क्या करेंगे, तो जंप कराने तो 2 ही देना, ये नेगेटिव बेस नहीं चलेगा, क्योंकि -7 में जब 2 ऐड करेंगे तो ही -5 आएगा, राइट। तो इस तरह से अब जब इसे हम लोग रन करेंगे तो इससे हम लोग को नेगेटिव इंडेक्सिंग मिलेगा, और इसके थ्रू जो हम लोग पॉजिटिव में काम किए थे वो 2 जंप करा के 2 स्टेप में, तो वैसे हम लोग नेगेटिव से भी सेम वर्क को कर लिए। तो यहाँ पर सवाल है कि हम लोग को नेगेटिव इंडेक्स को क्यों समझना है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन 2 टाइप से आता है। एक तो आता है कि प्रोग्राम क्वेश्चन दिया हुआ उसको आपको प्रोग्रामिंग बनाना है। दूसरा होता है कि प्रोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ उसका आपको रिजल्ट दिखाना, मतलब आउटपुट दिखाना है। तो अगर आप लोग को प्रोग्राम करने दिया जाए तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो आ ही जाएगा। बट क्या होता है कि समटाइम्स जो हम लोग का प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होता है वो प्रोग्राम पहले से दिया हुआ रहता है। अब मान लीजिए कि एक प्रोग्राम दिया हुआ है जो नेगेटिव इंडेक्स से दिया हुआ, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नेगेटिव इंडेक्स किस तरह से काम कर रहा है, अभी तो आप उसका आउटपुट दे पाएंगे। इसलिए आप लोग को पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स दोनों को ही सीख के रखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। ओके नाउ इसमें एक ट्रिक्स है, मैं वो ट्रिक्स बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है। ये ट्रिक्स आपको स्ट्रिंग के साथ भी काम करता है, लिस्ट के साथ भी काम करता है। क्या है वो है, ट्रिक्स है कि हम लोग स्लाइसिंग से किसी भी वर्ड को या किसी भी स्ट्रिंग को या लिस्ट को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसे करना क्या है कि 2 कॉलम देना है और यहाँ पर लिखना है -1, दैट्स इट। अब जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे ये ऑटोमेटिकली जो हम लोग का स्ट्रिंग होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स का बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग पर। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि पैलिंड्रोम वर्ड डिस्प्ले करना, तो मैं इसे करके दिखाता हूँ। ये एक बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है पैलिंड्रोम वर्ड और बहुत फेमस भी है। मुझे लगता है पैलिंड्रोम वर्ड क्वेश्चन आप लोग भी सुने होंगे। तो मैं इसे स्लाइसिंग के हेल्प से मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ, आप लोग को बहुत इजीली ये क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एक पैलिंड्रोम वर्ड ले लेते हैं, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे पैलिंड्रोम वर्ड है MADM मैडम, बोथ साइड से सेम है, तो ये पैलिंड्रोम वर्ड होता है। तो हम लोग करेंगे क्या कि ये वर्ड को HT2 में रिवर्स करके रख लेंगे। अगर अभी हम लोग इसको डिस्प्ले करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि उसका जो रिवर्स होगा और उसका जो ओरिजिनल वर्ड होगा वो सेम ही दिखेगा, क्योंकि ये बोथ साइड से सेम ही है। ओके अब हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पर हम लोग एक इफ कंडीशन ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि इफ HT1 इक्वल टू HT2, मतलब अगर दोनों सेम है, जो उसका ओरिजिनल और उसका रिवर्स है, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे वर्ड इज पैलिंड्रोम। ओके और यहाँ पर लिख देंगे वर्ड इज नॉट पैलिंड्रोम, और हम लोग रन करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो रिजल्ट आया है वो वर्ड इज पैलिंड्रोम आया है। अब इसमें हम लोग को इस 2 पार्ट जो है, मतलब HT1 और HT2 को, इसको डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं, जस्ट हम लोग को मैसेज ही देना है। तो अब डायरेक्टली आएगा वर्ड इज पैलिंड्रोम। अब मैं इसको ना इनपुट के साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इनपुट और यहाँ पर लिखते हैं इंटर वर्ड, और स्ट्रिंग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रन करते हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ पे जैसे मैं लेता हूँ TEST टेस्ट, वर्ड इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके नाउ फिर अभी मैं दूसरा एक वर्ड लेता हूँ, इस पर मैं फिर से लेता हूँ तलत। तलत एक नेम है, ये भी पैलिंड्रोम वर्ड है, तो वर्ड इज पैलिंड्रोम आ जाएगा। ओके और मैंने यहाँ पर इनपुट का मैसेज देते टाइम थोड़ा सा मिस्टेक किया था, मिस हो गया था। हालांकि इसको प्रोग्रामिंग से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जस्ट एक मैसेज है, इससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, एंड दिस इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्राम एज वेल। ये जस्ट एक मैसेज है, इसलिए इसमें एरर नहीं आया, बट ऐसा एरर करना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम रन हो जाए तो हम लोग कुछ भी लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे एक बार रेक्टिफाई करके मैं फिर से दिखा रहा हूँ, प्रोग्रामिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इस बार क्या लिखे, इस बार मैं लिखता हूँ आई। ओके तो आई इज ऑल्सो पैलिंड्रोम वर्ड। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होगा कि इस प्रोग्रामिंग में अगर मैं कैपिटल स्मॉल मिक्स करके लिखता हूँ, जैसे अभी लिख रहा हूँ मैडम, ओके तो ये वर्ड जो है ये नॉट पैलिंड्रोम बता रहा है। रीजन क्या है, मैं इसका रीजन बताने के लिए HT1 और HT2 को प्रिंट करके दिखाता हूँ। HT1 अगेन HT2। तो अब क्या होगा जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैडम, तो आप देख सकते हैं कि HT1 और HT2 अलग अलग तरह से आ रहा है, मतलब इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और इसमें लास्ट लेटर कैपिटल, क्योंकि वो रिवर्स हो गया। तो ऐसे में हम लोग कैसे चेक करें,
तो ऐसे में चेक करने के लिए करना क्या होता है कि जो भी वर्ड हम लोग इनपुट ले रहे हैं उसको या तो पूरा स्मॉल में कन्वर्ट कर दें या तो पूरा कैपिटल में कन्वर्ट कर दें। ओके, तो कैसे उसको कैपिटल या स्मॉल में कन्वर्ट किया जाए उसके लिए एक फंक्शन आता है। ये फंक्शन सब मैं आगे बताने वाला हूँ, तो बाकी सारे फंक्शन बताने से पहले मैं उसका इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा था, इसीलिए मैं ये प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अपर। अपर मतलब जो भी वर्ड आ रहा है वो कंप्लीटली कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड। और मैं दोनों को ऐसे ही करूँगा, मतलब ST1 का भी अपर में कन्वर्ट कर दूंगा एंड ST2 को भी अपर में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद मैं चेक करूँगा कि वो क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग पूरा कैपिटल में लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक किया था, एक्चुअली अपर नहीं होता है, और अपर लिखने का जो तरीका, मैंने इसमें एक गलती किया था कि अपर लिखने का तरीका एक्चुअली गलत था। इसमें लिखने के लिए हम लोग को लिखना होता है ST1 डॉट अपर। ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रैकेट में एक्चुअली नहीं होता, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ST2 डॉट अपर। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्हाट इज पैलिंड्रोम, जो कि अभी कैपिटल और स्मॉल मिक्स है, पैलिंड्रोम आ गया। अगर मैं इसको कम्प्लीटली कैपिटल में लिखता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रन हो जाएगा। और अगर इसको मैं पूरा स्मॉल में भी लिखता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि पूरा कैपिटल और पूरा स्मॉल में तो ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं होता है, जो मेनली प्रॉब्लम होता है वो होता है अगर मिक्स करके लिखते हैं तो मिक्स करने वाले जो पार्ट था वो भी सॉर्ट आउट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग का जो प्रोग्राम है ये 100% सक्सेस हो गया। ओके, अच्छा, कुछ और वर्ड भी करके देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैलिंड्रोम वर्ड नहीं है वो भी पैलिंड्रोम दिख रहा है। हालांकि ऐसा होगा नहीं किसी भी हाल में, फिर भी आप लोग के सेटिस्फैक्शन के लिए मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या कि हम लोगों ने क्या किया, प्रोग्रामिंग में एक नॉर्मल वर्ड को लिया और उसे कम्प्लीटली कैपिटल में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है अपर फंक्शन, ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का ही एक पार्ट है। तो इस तरह से स्लाइसिंग के बाद हम लोग अभी जितने भी टाइप का स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है उन सारे फंक्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, कौन सा फंक्शन किस लिए वर्क होता है। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक फंक्शन से एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करे, सो दैट कि एक आइडिया हो जाए कि कौन सा फंक्शन को किस तरह के प्रॉब्लम के लिए यूज करना है। हालांकि मैं कितना भी बता दूं, सारे समझा भी दूं, लेकिन एक्चुअल में आप तभी सीखेंगे जब आपको प्रैक्टिस करेंगे और वो उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करेंगे जो कि मैंने नहीं बताया, तभी आप लोग को एक्चुअल में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इसको वर्क कर सकते हैं। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जितने भी मैंने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सारे फंक्शन तो नहीं, क्योंकि सारे फंक्शन एग्जाम में आएंगे नहीं और प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये भी कम नहीं है। तो इन सारे फंक्शन का मैंने नाम लिखा है, ये नाम आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं इन सारे फंक्शन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मैं लिख दूंगा। ओके, तो टोटल आप यहाँ पर 25 फंक्शन दे सकते हैं जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि इसी वीडियो पर मैं ये सारे फंक्शन को एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन अगर वीडियो 1 आवर से ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे फर्स्ट जो फंक्शन का नाम है वो है कैपिटलाइज। मैं काम करता हूँ और ये जो कमेंट सेक्शन है इसको नीचे कर देता हूँ और एक एक करके ऊपर में मैं इसको सॉल्व करते जाऊँगा, जो जो सॉल्व होते जाएगा उसे मैं इरेज करते जाऊँगा। ये इस तरह से वर्क करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने जैसे पहले कहा था कि एक वेरिएबल पर एक सिंगल स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं। अब सिंगल स्ट्रिंग लेने से बेटर होगा कि मैं यहाँ पर मिक्स स्ट्रिंग ले लूँ, और मैं जानबूझ के यहाँ पर कुछ केस जो है मिस कर रहा हूँ, कैपिटल स्मॉल में बना रहा हूँ, सो दैट कि आप लोग को मैं समझा सकूँ कि कौन सा फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है कैपिटलाइज, क्या करेंगे हम लोग एक और वेरिएबल ले लेंगे और इसमें मैं लिखूंगा ST1 डॉट कैपिटलाइज। अब इसे हम लोग प्रिंट करते हैं, मैं प्रिंट दोनों को करूंगा सो दैट कि कंपेयर हो जाए कि क्या डिफरेंस आ रहा है जब हम लोग इस फंक्शन को यूज करते हैं। देखिए हुआ क्या कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग था वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें मैंने कोई चेंजेस किया नहीं, लेकिन सेकंड में मैंने कैपिटलाइज कर दिया था। तो कैपिटलाइज से होता ही है कि पूरा स्ट्रिंग जो होता है वो स्मॉल हो जाता है एक्सेप्ट फर्स्ट लेटर। ठीक है, फर्स्ट को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये फर्स्ट लेटर कोई कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा है या एज इट इज छोड़ रहा है। तो मैं बता दूं ये कन्वर्ट कर रहा है, मतलब अगर ये फर्स्ट लेटर स्मॉल भी रहता है
तो भी वो उसे क्या करेगा, कैपिटल में कन्वर्ट करेगा और फर्स्ट लेटर को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर है या कैरेक्टर है उसे क्या करेगा, वो स्मॉल में उसे कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर इसमें कोई स्पेशल सिंबल हो, जैसे प्लस, मल्टीप्लिकेशन, ये सब स्पेशल सिंबल है या फिर कुछ डिजिट्स है, तो क्या करेगा, तो उसे भी ये एज इट इज ही छोड़ता है, एक्सेप्ट फर्स्ट लेटर जितने भी कैपिटल होता है उसे स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है, और बाकी जो कुछ भी उसको मिलेगा, क्योंकि नंबर का तो कैपिटल स्मॉल होता नहीं है, तो इसलिए ऐसे भी उसे कुछ कर नहीं सकता, तो उसे एज इट इज वो लीव कर देगा। ओके, तो दिस इज द वर्क ऑफ कैपिटलाइज फंक्शन। आई होप इसे समझ में आ गया। मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अभी मैं किसी भी फंक्शन से रिलेटेड मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये फंक्शन का वर्क क्या होता है, जब हम इसे किसी स्ट्रिंग के साथ अप्लाई करते हैं तो क्या चेंजेस आता है, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट में आते हैं, इसके बाद है काउंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काउंट। अब काउंट फंक्शन में होता है क्या कि इसका जो आउटपुट आता है, देखिए यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप का फंक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। किसी का जो आउटपुट है स्ट्रिंग आएगा, मैक्सिमम में स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आउटपुट आता है, बट कुछ कुछ है जो इंटीजर भी प्रोवाइड करेगा एज ए आउटपुट, कुछ कुछ एज ए बुलियन प्रोवाइड करेगा। मैं बता दूं, जितना भी यहाँ पर इज फंक्शन है, मतलब फंक्शन का स्टार्टिंग में इज लगा हुआ, वो एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऐसा है या ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हाँ या ना में आंसर आएगा। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग में वहाँ पर हाँ या ना का जो आंसर आता है वो बुलियन में आता है, मतलब अगर येस है तो जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा, और अगर फॉल्स है तो उसका रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स होगा। ओके, और कुछ है जो इंटीजर में आउटपुट देता है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग में ही आपको आउटपुट देगा। बट काउंट जो फंक्शन है, ये इसका जो रिजल्ट आएगा, हम लोग देख रहे हैं नाम से ही पता चल रहा है कि काउंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो काउंटिंग होगा नंबर में ही होगा। अभी किस चीज़ को काउंट करता है ये हम लोग को देखना। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, स्पेस दे देता हूँ ना कि कितने स्पेस से मुझे काउंट करना है। आप चाहे तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं, बट मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार वेरिएबल के साथ चेंज करूँगा, नाम चेंज करूँगा, तो इसमें और टाइम हम लोग का स्पेंड होगा। ओके, तो इसलिए मैं वेरिएबल में छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज रहने देता हूँ। अब इसमें बता रहा है कि जिसमें स्पेस है वो टोटल 6 है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस, फोर्थ स्पेस, फिफ्थ स्पेस एंड दिस इज सिक्स्थ स्पेस। ओके, अगर एक स्पेस में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर जो रिजल्ट 6 था वो अभी 7 हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेस को काउंट कर रहा है। अभी सिर्फ स्पेस को काउंट नहीं करता है, आप यहाँ पर जो कुछ भी देंगे उसे वो काउंट करेगा। सपोज मैं यहाँ पर एस को काउंट करता हूँ, मतलब एस सेट किया कि इसे काउंट करो, तो जैसे अब ये रन होगा तो यहाँ पर बताया कि एस जो है 2 है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर 3 एस है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, लेकिन क्या है कि हम लोगों ने वहाँ पर स्मॉल एस जो है उसे काउंट किया, और ये जो है ये कैपिटल है, जिसके वजह से ये कैपिटल को काउंट नहीं कर रहा है। तो क्या करें कि पूरा को काउंट कर ले, तो मैं सिंपली बताऊंगा कि जैसे मैंने इससे पहले किया था पैलिंड्रोम के टाइम में, अपर या लोअर में कन्वर्ट कर लेते। तो अगर आप यहाँ पर स्मॉल एस लिख रहे हैं तो इस पूरे स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट कर दें, काम हो जाएगा, ठीक है। अब लोअर में या अपर में कन्वर्ट कैसे करना है मैं एक बार ऑलरेडी दिखा चुका हूँ पैलिंड्रोम में, बाद में फिर से दिखाऊंगा, क्योंकि अपर लोअर इसके हम लोग के लिस्ट में बाद में आएगा, ठीक है। तो अभी इसके साथ मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, क्या ये सिर्फ एक कैरेक्टर को ही काउंट कर सकता है कि और भी चीज़ों को काउंट कर सकता है? जैसे मैं चाहता हूँ नंबर को काउंट करे, 2 कितना है, तो इसे भी काउंट करेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा, ठीक है। और क्या ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही काउंट कर सकता है या वर्ड को भी काउंट कर सकता है? तो मैं बता दूँ, ये वर्ड भी काउंट कर लेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इज लिखता हूँ तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट है वो 2 दिखेगा, ठीक है। अब ये 2 कैसे आया, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इज है और यहाँ पर भी एक इज है। तो इस तरह से ये कैरेक्टर, डिजिट, वर्ड, सेंटेंस, किसी भी चीज़ को काउंट कर सकता है। क्या ये डबल वर्ड को एट ए टाइम काउंट कर सकता है? जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉरी दिस इज, तो अब क्या रिजल्ट आएगा? अब इसका रिजल्ट 0 आएगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग जो चेक किए हैं दिस वो टी कैपिटल में लिखे हैं और वहाँ पर वो स्मॉल में है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको चेंज करके फिर से एक बार काउंट देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो 1 है, क्योंकि दिस इज जो है एक बार सेंटेंस में है। अगर मैं सेंटेंस में एक बार और दिस इज सेट कर देता हूँ तो अब क्या होगा, तो ऑब्वियसली अब 2 आएगा, क्योंकि 2 बार उसको दिस इज मिल रहा है। तो इस तरह से ये काउंट फंक्शन वर्क करता है। आई होप कि आप लोगों को काउंट फंक्शन कंप्लीटली क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये 2 फंक्शन हम लोग का हो चुका है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टैब लगा देते हैं। मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाद में हो सकता है हम लोग का और यूज हो, तो जो जो मैं बनाते जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा आगे कर दे रहा हूँ ना, हम लोग को पता चल जाएगा कि ये दोनों फंक्शन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है एंड्स विथ, ठीक है।
अब एंड स्विच जो फंक्शन है, मैंने थोड़ा देर पहले कहा था कि जितने भी इज फंक्शन है, मतलब इज से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर इज एलनम है, इज डिजिट है, ये सब बुलियन में रिजल्ट देता है। तो जो ये एंड्स फंक्शन है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग किया था, इसको ठीक कर लेता हूँ, एंड स्विच। तो एंड स्विच जो फंक्शन होता है, इसका भी रिजल्ट जो होता है वो बुलियन में ही आता है, ट्रू या फॉल्स में ही आता है। एंड स्विच, स्टार्ट स्विच दोनों ही आपका बुलियन में रिजल्ट देगा। ओके, तो मैं इसे करके दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करता है। दिस इज माई टेस्ट लिखा हुआ, फिर 1 2 3 दिस इज अगेन लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं st1 डॉट एंड्स विथ, और मैं यहाँ पर दिस इज लिखता हूँ, और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो दिखा रहा है, और इसका जो रिजल्ट है वो दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? बिकॉज ये क्या कर रहा है कि ये जो दो वर्ड है वो देख रहा है कि सेंटेंस के एंडिंग में है या नहीं है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रहा है कि स्टार्टिंग में भी दिस इज है और एंडिंग में भी दिस इज है, तो ये तो दोनों साइड से मैच हो जा रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एंडिंग में जो दिस इज है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जो हम लोग का रिजल्ट है वो फॉल्स में आएगा, क्योंकि सेंटेंस का एंडिंग में दिस इज आप नहीं लिखा हुआ है। अब ये चेक कैसे करता है? तो एक एक लेटर को चेक करे, जैसे फर्स्ट ये और ये इसको चेक करेगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही तो फॉल्स हो गया है, तो इसलिए वो आगे और कंटिन्यू नहीं होगा। सपोज यहाँ पर इज लिखा हो रहा था, अब क्या होता? तो यहाँ पर एस और एस चेक होता, फिर आई और आई चेक होता, फिर स्पेस और स्पेस चेक होता, फिर जैसे ही एस और 3 में कंपेयर होता तो यहाँ पर फॉल्स आ जाता। इस तरह से ये आगे जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये बैक साइड से चेक करना एक एक करके स्टार्ट करता है। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया। मैं एक बात और बता दूं, जितने भी फंक्शन बुलियन के साथ है, मतलब जिसका जो रिजल्ट आ रहा है बुलियन में आ रहा है, ट्रू या फॉल्स में आ रहा है, उस फंक्शन को एक्चुअल में जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो इफ कंडीशन के साथ करते हैं। मैं एक प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो एंड्स हुई थे इसे मैं करके दिखा रहा हूँ कि इसको बुलियन के साथ कैसे काम, सॉरी इफ कंडीशन के साथ इसको कैसे वर्क किया जाए। हम लोग इसमें बेसिकली कहते हैं क्या कि इफ कंडीशन देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं st1 डॉट एंड्स विथ, जो भी आपको चेक करना, जैसे हम लोग चेक कर रहे थे दिस इज को, राइट। तो यहाँ पर भी मैं वही लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट जो इफ कंडीशन है वो ट्रू को फॉलो करता है। अगर आप लोग को नहीं पता, मैं बता दिया हूँ कि यहाँ पर चाहे तो आप इक्वल टू ट्रू लिख सकते हैं। मैं करके दिखा तो दोनों ही करके दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं ट्रू के साथ करता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक मैसेज कि st2 जो है, सॉरी st2, अच्छा हम लोग का जो सेंटेंस है वो st1 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा st1 एंड्स विथ st2। ओके, मतलब अगर कंडीशन सही होता तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो st1 है उसके एंडिंग में st2 है, ठीक है। मतलब st2 में जो वर्ड है वो st1 के एंडिंग में है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो इसका ऑपोजिट हम लोग को एक मैसेज लिखना होगा। तो उसमें हम लोग लिखेंगे st1 डज नॉट एंड्स विद st2। अब इसको रन करके देखते हैं क्या सेंटेंस आता है। तो यहाँ पर आ रहा है कि दिस इज माई टेस्ट प्लस मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 इज डज नॉट एंड्स विद। अब यहाँ पर फॉल्स आ गया है, तो ये फॉल्स आने के पीछे रीजन क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। फॉल्स आने के पीछे रीजन है कि हम लोग यहाँ पर st2 को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये st2 को प्रिंट नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर हम लोग को एक छोटा सा चेंजेस लाना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दिस इज जिसको चेक करना है उसको हम लोग st2 में सेट कर देंगे, ओके। और यहाँ पर भी जो वैल्यू हम लोगों ने दिया था उसे भी st2 लिख देते हैं, ठीक है। इसे एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनेगा। मैंने कुछ मिस्टेक किया था, मैंने अभी उसको रेक्टिफाई कर लिया है। अब इसे आप देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है कुछ ऐसा करे, दिस इज माई टेस्ट प्लस मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 इज, ठीक है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस था जो कि st1 में था। अब यहाँ से मैंने जो मैसेज दिया हुआ है डज नॉट एंड्स विद देन अगेन दिस इज। अब यहाँ पर एक कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पर कौन कहाँ से स्टार्ट है कहाँ एंडिंग है पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग इसको एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि st1 और st2 में जो कुछ भी है उसे हम लोग या तो सिंगल कोट में या तो डबल कोट के अंदर दिखा देते हैं। तो उसको दिखाने का प्रोसेस क्या होगा, हम लोग यहाँ पर डबल कोट लेंगे और उसके अंदर एक सिंगल कोट ले लेते हैं, फिर कॉमा देंगे, और यहाँ पर फिर से हम लोग को सेम पार्ट को करना होगा। यहाँ पर हम लोग एक फिर से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे रहे हैं और इस सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पर फिर से करेंगे। ओके,
तो दोनों के आगे पीछे में हम लोग इस सिंगल कोट लगा दिए हैं। अब इसको मैं फिर से प्रिंट कर रहा हूँ, बस इसमें हम लोग मैसेज को चेंज कर देंगे, डज नॉट। ओके, अब रन करेंगे तो हम लोग को जो सेंटेंस है वो सेपरेट दिखेगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है जिसको बताया जा रहा है कि वो डज नॉट एंड्स विथ दिस इज है, मतलब ये सेंटेंस जो है इस वर्ड या सेंटेंस के साथ एंडिंग नहीं हुआ है। ओके, इसी तरह से जैसे एंड्स विथ है, मैंने अभी एंड्स विथ बताया, इसी तरह से एक स्टार्ट्स विथ भी है। ये सारे फंक्शन जो है ना ये अल्फाबेटिक मैनर में अरेंज है, तो हम लोग को स्टार्ट्स विथ के लिए यहाँ पर आना होगा इस जगह पर। इसको मैं टैब लगा देता हूँ, इसको मैं अभी बता दे रहा हूँ, है ना। ये एंड्स की जगह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट्स विथ, और स्टार्ट्स विथ में हम लोग अभी दिस चीज को दिखाएंगे। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इसमें नहीं था एंडिंग में, बट इसके स्टार्टिंग में है, तो इसलिए जब हम लोग इसको एंड्स विथ में किए थे तो हम लोग का रिजल्ट था डज नॉट एंड्स विथ, जबकि इसमें ST1 का स्टार्टिंग जो है उसमें ST2 का जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, इसलिए जो इसका रिजल्ट आएगा वो बता रहा है कि एंड्स विथ है, मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका स्टार्टिंग और जो सेकंड सेंटेंस का स्टार्टिंग है वो दोनों सेम है। ओके, अब मैंने बताया था कि ये ट्रू के बिना भी काम करेगा, तो मैं ट्रू को एक बार रिमूव करके भी दिखा देता हूँ और फिर बताता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि ट्रू के बिना भी काम करता है और ट्रू के साथ भी वर्क करता है। तो सेम रिजल्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इफ कंडीशन को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि वो बाय डिफॉल्ट ट्रू के साथ ही वर्क करता है, मतलब अगर आप ट्रू लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रू लिख रहे हैं तो भी इट्स ओके है, अगर ट्रू नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ट्रू को ही फॉलो करता है। इसलिए अगर ट्रू के साथ कुछ वर्क करना तो आप ट्रू मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनकेस कुछ ऐसा प्रोग्राम है जो कि नहीं होता जनरली, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि आपको फॉल्स के साथ काम करना है, तो ऑन दैट केस आप यहाँ पर इक्वल टू फॉल्स देकर वर्क कर सकते हैं, बट ऐसा जरूरत जनरली नहीं होता है। ओके, इस तरह से स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ बता दिए, जो कि एक ऐसा फंक्शन था जो रिटर्न कर रहा था बूलियन वैल्यू को, और उसको मैंने इफ कंडीशन के साथ भी दिखाया, विदाउट इफ कंडीशन भी दिखाया। इफ कंडीशन के साथ दिखाने से प्रॉफिट ये होता है कि हम लोग एक प्रॉपर मैसेज दे सकते हैं, और अगर एंड्स इफ कंडीशन के साथ नहीं करते हैं तो फिर ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट आता है, जो कि नॉर्मल यूजर के लिए, जो कि आपका प्रोग्राम को यूज करेगा, उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए बेटर है कि जितने भी बूलियन रिजल्ट देने वाले फंक्शन है उसको हम लोग इफ कंडीशन के साथ ही यूज करें। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है फाइंड, है ना। एक हम लोग काउंट कर लिए थे, काउंट में क्या हो रहा था कि बता रहा था कि कितना बार है, मतलब जो भी कैरेक्टर या वर्ड को हम लोग काउंट कर रहे हैं वो कितना बार रिपीट हुआ है पूरे सेंटेंस या स्ट्रिंग में, वो बताता है काउंट। बट फाइंड थोड़ा सा डिफरेंट है, फाइंड ये नहीं बताएगा कि कितना बार है, वो जस्ट ये बताएगा कि उसमें है या नहीं है या किस पोजीशन पर है। ओके, तो अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो मैं फिर से इसमें एज को ही फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एज को ओनली फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ इस बार ST1 डॉट फाइंड एज को फाइंड करो, और मैं प्रिंट करता हूँ दोनों को, मतलब दोनों मीन्स ST1 को भी एंड ST2 को भी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर ST2 का जो नाम है मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सारे प्रोग्राम में फिक्स मेथड से बता रहा हूँ, आप लोग चाहे तो उसको इनपुट के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं एज को फाइंड कर रहा था और इसमें भी 2 दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये तो 3 टाइम्स है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो 2 क्यों दिखाई दे रहा है, 3 होना चाहिए। अब मैं इसमें जो सेंटेंस उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जो लास्ट वाले इज है 1 2 3 ये सब को मैं थोड़ा देर के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ और फिर से रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी भी ये 2 दिखा रहा है, तो लास्ट टाइम 3 इज था फिर भी 2 दिखा रहा था, अभी 2 इज है तो भी 2 दिखा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो मैं रीजन आपको बता दूं कि ये जो फाइंड फंक्शन है ये नहीं बताता है कि कितना बार रिपीट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जस्ट ये दिखाता है कि ये किस पोजीशन पर, अगर है तो किस पोजीशन पर है, और नहीं है तो फिर तो एक अलग ही बात हो जाता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ईज हम लोग का जो फर्स्ट ईज इसको मिल रहा है वो इस प्लेस पे मिल रहा है, तो ईज का स्टार्टअप जो हुआ वो 2 से हुआ, मतलब T 0 पोजीशन पे रहा है, H 1 पर है और I जो कि ईज का पार्ट है वो 2 में है, तो यही इसमें बताया जा रहा है। जैसे अगर मैं माई लिखता हूँ तो देखिए उसमें 1 नहीं बताएगा कि यहाँ पर एक बार माई है तो इसलिए 1 बताएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं माई लिखता हूँ, लिख दिया, अब इसको रन करता हूँ। अब ये पोजीशन बताए तो किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, किस पोजीशन पर है, 8 बता रहा है। तो एक बार करके देखते हैं हम लोग,
ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ में आया? तो इस तरह से फाइंड फंक्शन वर्क करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये कुछ ऐसा वर्ड हम लोग फाइंड कर रहे हैं जो एग्जिस्ट करता है, तो उसमें पोजीशन बता रहा है कि कहाँ से स्टार्ट है। ओके, तो अगर इसमें मैं कुछ ऐसा वर्ड दे देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑन दैट केस क्या रिजल्ट आएगा, चलिए देखते हैं इसको करके। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ भी मिला तो मिनिमम पोजीशन जो होगा 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर ऑन दैट केस अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो -1 डिस्प्ले होगा। मतलब अगर -1 है तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो भी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि -1 दिखा रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसमें दिस को फाइंड आउट करेंगे, दिस को, तो ये 0 दिखाएगा क्योंकि वो एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पर ही है ना। तो मिनिमम वैल्यू 0 दिखाएगा अगर एग्जिस्ट करता है तो, अगर नहीं करता तो -1 दिखा देगा, और आपको समझ जाना होगा कि वो नहीं है। और इसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो बुलियन में तो आ नहीं रहा, नंबर में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे इफ कंडीशन के साथ भी कर सकते हैं। मैं इसको करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि अगर st2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ भी वर्ड मिला जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर वो मिल गया तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन दिए हैं कि 0 या तो 0 के इक्वल हो या तो 0 से ज़्यादा हो। तो ऑन दैट केस हम लोग यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं कि जो वर्ड है जो हम लोग जिसे फाइंड करते हैं तो वो एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट एग्जिस्ट लिख दे रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है, मतलब जैसे -1 आ जाता है, तो ऑन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर जो मैसेज आएगा उसमें हम लोग लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। मैं यहाँ पर ग्रामेटिकल नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेलिंग हो सकता है इधर उधर हो, तो इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा। एग्जिस्ट बता रहा है क्योंकि हम लोग दिस को फाइंड कर रहे थे और ये अवेलेबल है, इसलिए एग्जिस्ट बता रहा है। और यहाँ पर मैं ऐसे ही जस्ट थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ, जैसे दैट लिख रहा हूँ, तो अब आपको यहाँ पर दिखेगा मैसेज डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, क्योंकि हम लोग ये मैसेज ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, तो यहाँ पर इस मैसेज को दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। -1 0 सब जो भी आ रहा था वो अच्छा नहीं लग रहा था, जस्ट मैसेज को अभी डिस्प्ले कीजिए, डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट, क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं, हम लोग का फाइंड तो हो गया, अब आते हैं हम लोग फॉर्मेट फंक्शन में। फॉर्मेट फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। हम लोग का जब आप लोग कनेक्टिविटी एक चैप्टर आता है स्टैंडर्ड 12 में, आई थिंक ये चैप्टर है, स्टैंडर्ड 11 में नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग को एसक्यूएल क्वेरी करना होता है कनेक्शन करने के लिए, तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होगा। इसके बिना आप प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे, जो स्टैंडर्ड 12 में आप लोग को प्रोजेक्ट बनाना है, इसलिए फॉर्मेट फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो इसको करके देखना कि इसमें क्या वर्क हो रहा है। तो मान लीजिए मैं इसे इनपुट के साथ ही करके दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ st1 इक्वल टू इनपुट enter your name और फिर यहाँ पर ले लेते हैं enter your age। यहाँ पर नेम के लिए nm वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, एज के लिए age यूज कर लेता हूँ। enter your class, एक और लेते हैं enter your section। अब जो एज है ये तो इंटीजर पार्ट है, तो इसको इंट करना होगा। उसके बाद ये हम लोग का क्लास है, तो मैं इसको CL कर ले रहा हूँ, क्लास भी इंटीजर में आता है, तो इसको भी हम लोग इंट कर लेंगे। रोमन में नहीं लिखना है, अगर रोमन में लिखना है तो ऑन दैट केस स्ट्रिंग ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग सेक्शन के लिए SC ले रहे हैं। ओके, सब टू कैरेक्टर का वेरिएबल नहीं है, जितने भी हैं यहाँ पर, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंने बस अपनी तरफ से लिया। ओके, ये तो ठीक है, सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो स्ट्रिंग ही रहेगा बिकॉज सेक्शन ABCD होता है ना। अब हम लोग को करना क्या है, जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि हम लोग को एक कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर बना के देना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि योर नेम इज, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने 4 वैल्यू लिया है ऑफकोर्स, लेकिन मैं जस्ट समझाने के लिए पहले क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 वैल्यू लेकर दिखा रहा हूँ, है ना, मतलब 2 वैल्यू के साथ यूज करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ योर नेम इज, नेम क्या, नेम हम लोग का मतलब किस वेरिएबल पर है, nm वेरिएबल पर है, वो लिख देते हैं। साथ ही मैं लिखता हूँ योर सेक्शन,
मैं स्टार्टिंग में क्या किया ना, सिर्फ 2 स्ट्रिंग को ले रहा हूँ। दो हम लोग का जो यहाँ पर इनपुट है वो 2 स्ट्रिंग है, 2 इंटीजर है, तो मैं सिर्फ पहले स्ट्रिंग के साथ दिखा रहा हूँ, देन इंटीजर के साथ दिखाऊंगा, फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम आएगा और उसको कैसे तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पर फिर लिखते हैं योर योर सेक्शन है ना, और यहाँ पर फिर सेक्शन के लिए एस है, ये लिखते हैं। ये हम लोग का जो भी डेटा बना वो एस में चला गया और मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ अब एस को। ओके, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राहुल, एज कुछ भी लिख देंगे, अभी फिलहाल फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज एज और क्लास के साथ हम लोग कुछ वर्क नहीं किए हैं, इसलिए उसमें कुछ होगा भी नहीं। सेक्शन में लिख देता हूँ बी। तो अब क्या हुआ, पूरा मेरा जो रिजल्ट है वो आ तो गया, योर नेम इज राहुल, योर सेक्शन इज बी, बट ये टपल के फॉर्म में आया है ना, प्रॉपर मेथड से नहीं आया, टपल के फॉर्म में, सेंटेंस में नहीं आया। अगर मैं इसका आपको ये दिखाता हूँ, मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ, इसका टाइप दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये टपल के फॉर्म में आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए करना है, आपको कॉमा नहीं देना है, आपको प्लस देना होगा, ठीक है। जब आप इसको प्लस देंगे तब ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। अब आ गया, स्ट्रिंग के फॉर्मेट आ गया, योर नेम इज राहुल, योर सेक्शन इज ए, ये कंप्लीटली आ गया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे ही मैं इसके साथ एज और क्लास को दिखाऊंगा जो कि इंटीजर वैल्यू है, देन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। मैं उस प्रॉब्लम को दिखाऊंगा और बने रहिएगा वीडियो के साथ, मैं इसका जो प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉर्ट आउट करके भी दिखाऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। ओके, तो अब यहाँ पर लिखते हैं योर एज जो है वो हो गया एजी, है ना, और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे योर, सॉरी सेक्शन तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, क्लास लिखेंगे योर क्लास एज सीएल। तो जिस तरह से हम लोगों ने नेम और सेक्शन को ज्वाइन करके लिखा था प्लस का यूज से, उसी तरह से मैंने इनपुट एज और क्लास को भी ट्राई किया, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होता है, एरर आ गया। क्या एरर है इसमें, क्या बोल रहा है कि कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। मतलब कॉन्केटिनेट जो प्रोसेस है, जब हम लोग 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं ना, तो उसको कॉन्केटिनेशन बोला जाता है। तो कॉन्केटिनेशन जो प्रोसेस है उसमें एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को ही कर सकते हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों को एट ए टाइम हम लोग कॉन्केटिनेशन नहीं कर सकते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं फॉर्मेट फंक्शन से। और फॉर्मेट के प्रॉफिट क्या है, बार बार हम लोग को डबल कोट देने की जरूरत नहीं। एक कंप्लीट सेंटेंस लिखिए, कंप्लीट पूरा सेंटेंस लिखिए, हम लोग का कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब जहाँ जहाँ पर आपको वैल्यू लिखना है, जैसे योर नेम के बाद आपको वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैलिब्रेस दे देंगे। उसके बाद योर एज इज, यहाँ पर भी हम लोग को वैल्यू लिखना है, तो इसका कैलिब्रेस दे देंगे। योर क्लास एज यहाँ पर भी हम लोग को देना है, और ये कॉलम जो दे रहे हैं ये सिर्फ सजावट के लिए दे रहे हैं, मतलब ये देना कंपलसरी नहीं है एक। और फिर यहाँ पर हम लोग कैलिब्रेस दे देंगे, और योर सेक्शन इज, यहाँ पर भी हम लोग कॉलम देने के बाद एक कैलिब्रेस दे देंगे। ओके, अब क्या करना है, हम लोग यहाँ पर लिखना डॉट फॉर्मेट, और ये कैलिब्रेस जिस तरह से सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में यहाँ पर वेरिएबल दे देना। जैसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम लोग का नेम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एनएम को। उसके बाद एज है, यहाँ पर हम लोग एज को शो करना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग दे देंगे एजी को। उसके बाद हम लोग का क्लास है, तो यहाँ पर सीएल दे देंगे, और उसके बाद हम लोग का सेक्शन है, तो ऐसे देंगे। ध्यान रहे कि ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस हम लोग इसके अकॉर्डिंग नहीं लिए, हम लोग उसका सीक्वेंस इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिए। अगर ये ऊपर नीचे हो भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एज को एंडिंग में दे देता हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद जब डिस्प्ले करेंगे तो एक एक करके डिस्प्ले हो, तो इसके सीक्वेंस में इसको रखा गया है ना। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, योर नेम इज राहुल, योर एज इज 16, योर क्लास इज 12, योर सेक्शन इज 8। तो ये काम है फॉर्मेट फंक्शन का।
तो फॉर्मेट फंक्शन की खासियत क्या है कि हम लोग इसमें अलग अलग तरह के वैल्यू को एक स्ट्रिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें ये कंपलसरी नहीं है कि जो भी वैल्यू हो वो स्ट्रिंग ही रहे। उसमें हम लोग स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन, किसी भी तरह का डेटा टाइप हो उसको हम लोग कॉन्केटिनेट करके और आराम से डिस्प्ले कर सकते हैं विदाउट एनी मल्टीपल डबल कोट्स प्लस सिंबल, कॉमा, एटसेट्रा। ओके, तो ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। मैं चाहता हूँ इसको आप लोग बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आगे। चलिए हम लोग देखते हैं इंडेक्स फंक्शन को। अब मैं बता दूं कि इंडेक्स फंक्शन और फाइंड फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, कुछ माइनर सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप देख लीजिए और फिर आप लोग को डिसीजन लेना है कि दोनों में से कौन बेटर है, किसको आगे कंटिन्यू वर्क करना है। तो इसमें फिर से मैं अभी एक फिक्स सेंटेंस लेकर ही काम करूँगा, बार बार इनपुट ना लेना पड़े। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस इज माय टेस्ट। इसको भी क्योंकि जो फाइंड फंक्शन था वो नॉर्मल भी बन रहा था, इफ कंडीशन के साथ भी बन रहा था, तो इंडेक्स फंक्शन भी ऐसा हो सकता है, बट मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ ऐसा। मैं वेरिएबल लेके बनाता हूँ उसका रिजल्ट सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग का nm अब नहीं रहेगा, इसको हम लोग कर देंगे st1, जैसे कि हम लोग पहले कर रहे थे। st1 डॉट मैं पहले फाइंड करके दिखाता हूँ, ओके, सो दैट कि थोड़ा सा वो रिविजन भी हो जाए और साथ में हम लोग जो डिफरेंस है वो भी देख लें। तो फाइंड में मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मैं एज को फाइंड कर रहा हूँ और फिर मैं प्रिंट करता हूँ दोनों को, st1 को भी और साथ ही साथ st2 को भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 आया है और ईच सेकंड पोजीशन में, इसलिए 2 आया। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा वर्ड देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता हो तो ऑन दैट केस -1 आता है। मतलब अगर है तो फिर उसका इंडेक्स नंबर दिखाएगा जो कि 0 से लेंथ के बीच में कुछ होगा, नहीं है तो -1 दिखाएगा। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ इंडेक्स में, INDEX इंडेक्स, और इसमें भी मैं पहले ये वही करता हूँ कि पहले एज को मैं रन करके दिखाता हूँ एज में क्या आ रहा है रिजल्ट। तो हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि जो रिजल्ट है वो वही आ रहा है जो फाइंड में आ रहा है, मतलब 2 ही आ रहा है, कोई अलग डिफरेंस नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर, तो यहाँ पर इस बार क्या होगा, इस बार इंडेक्स पे एरर आ जाएगा। मतलब कि फाइंड फंक्शन में अगर कुछ ऐसा वर्ड को फाइंड करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसमें एरर नहीं आता, -1 आता है। जबकि इंडेक्स में अगर एग्जिस्ट करता है तो वही रिजल्ट आएगा जो फाइंड में मिल रहा है, बट अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो ऑन दैट केस इसमें एरर आ जाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना ही है तो इंडेक्स फंक्शन से बेटर है आप लोग फाइंड फंक्शन का यूज कीजिए। अगर मजबूरी नहीं, मजबूरी मीन्स कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि आपको इसी फंक्शन को यूज करना है, तो ऑन दैट केस तो मतलब कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा। बट अगर ऑप्शंस है आपके पास, कोई मजबूरी नहीं है, तो ऑन दैट केस फाइंड फंक्शन के साथ ही आप लोग जाए, वो ज़्यादा बेटर आप लोग को रिजल्ट देगा, क्योंकि एटलीस्ट एरर नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर में इस तरह का जो एरर आता है, इस तरह का एरर आने का मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा। वो क्रैश होने का मतलब है ऐसा नहीं होगा कि करप्ट हो जाएगा, क्रैश होने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर डायरेक्टली बंद हो जाता है। हालांकि ऐसा ऑप्शन है पाइथन में कि उस तरह के एरर को रोका भी जाए, तो कर सकते हैं। ये हम लोग फिर कभी किसी टॉपिक में पढ़ेंगे कि अगर जो रन टाइम में एरर आता है उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा कोशिश रहेगा कि सारे फंक्शन को मैं इस वीडियो में बता दूं, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि इसके आगे के जितने भी फंक्शन हैं उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।